सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSCB। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए कि ये क्लास 12th के लिए जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग का 2022 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्त, ये जो 26 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 26 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस is 10 volt. The potential at a distance of 2 सेंटीमीटर from the center of the sphere is। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है, यानी एक प्रकार का वो कंडक्टर है, यानी हॉलो मेटल स्फीयर कहने का मतलब क्या है, जहाँ वो मेटल आ गया तो एक प्रकार का वो ये कंडक्टर है, जहाँ पे चार्ज का ये आसानी से ये फिर ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो सकता है, जिसका कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वो स्फीयर का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त यहाँ पे जो बोल रहा है, यानी स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ये फिर दिया गया है। सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। और इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, इसका सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट के इक्वल है, 10 वोल्ट के इक्वल है। तो पूछ रहा है द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो पूछ रहा है कि ये स्फीयर के सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि स्फीयर में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्फीयर में इन सेंटर, मतलब कि इसके अंदर से किसी भी स्फीयर या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, यानी एक समान रहता है, सारा जगह एक समान रहता है। तो दोस्त यहाँ पे बोल रहा है कि इसके सरफेस पे अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो दोस्त इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा, जितना सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल रहेगा, यानी 10 वोल्ट के इक्वल ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेकिन ये पूछ रहा है 2 ही सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो सर्कल के अंदर ही आएगा, यानी स्फीयर के अंदर ही आएगा। तो स्फीयर पे भी, यानी स्फीयर के अंदर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी पोटेंशियल कितना के इक्वल होगा, यानी 10 वोल्ट के इक्वल ही होगा, 10 वोल्ट के इक्वल ही होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि 2 ही सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है 2 सेंटीमीटर, लेकिन यानी कहने का मतलब कि स्फीयर के अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल ही होगा, क्योंकि सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सरफेस पे, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो होता है इक्वल पोटेंशियल होता है, यानी कहने का मतलब सभी जगह पोटेंशियल जो रहता है एक समान रहता है। तो इस कारण यहाँ पे जो इसका जो आंसर ये होगा दोस्त, वो आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, यानी 10 वोल्ट के इक्वल आंसर आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए दोस्त, आप लोग मैं ये 25 क्वेश्चन का पहले सेट करवा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर का भी करवाया हूँ, इस चैप्टर का भी 25 क्वेश्चन मैं पहले करवा दिया हूँ। अगर वो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तभी इस वीडियो का ये सब दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फिर चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 यही बोल रहा है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर हैज कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस आपको पूछ रहा है। तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि स्फीयर कंडक्टर का रेडियस किसके इक्वल होता है, स्फीयर कंडक्टर का रेडियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो स्फीयर कंडक्टर का रेडियस, पहले फॉर्मूला क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो दोस्त रेडियस बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेडियस बराबर हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप लोग का सी का दे दिया है वैल्यू। सी का यहाँ पे कितना दिया है, 1 माइक्रोफेराड के इक्वल दिया है। माइक्रो कहने का मतलब कि 10 टू दी पावर -6 है, तो 1 गुने 10 टू दी पावर -6 सी के जगह रखिएगा। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, वो के इक्वल होता है, जो कि कूलम्स कांस्टेंट है। तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 टू दी पावर 9। तो यहाँ पे रखिएगा 1/10 टू दी पावर 9, 1/10 टू दी पावर 9। तो ऐसे करके आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग का जो रेडियस का आ जाएगा, यानी ये स्फीयर का जो रेडियस आ जाएगा वो आप लोग का 9 किलोमीटर के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है दोस्त, 9 किलोमीटर के इक्वल आ जाता है। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला में आप लोग को बताई दिया, सिर्फ पुट करना है वैल्यू वहाँ पे। तो इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज द अर्थ इज गुड। क्या होगा, यानी अगर किसी अर्थ, मतलब कि अर्थ का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, यानी किसी भी अर्थ का, मतलब कि अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो के इक्वल लिए हैं। क्या लिए हैं दोस्त, जीरो के इक्वल लिए हैं अर्थ का जो इक्विपोटेंशियल, मतलब
अर्थ का जो लिए हैं, अर्थ का जो पोटेंशियल लिए हैं वो जीरो के इक्वल लिए हैं। किसके इक्वल लिए हैं? जीरो के इक्वल लिए हैं। तो पूछ रहा है कि क्योंकि अगर अर्थ का अगर पोटेंशियल जीरो है तो क्यों है, आखिर वो क्यों है? अर्थ कैसा कंडक्टर है? सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है या फिर डाइलेक्ट्रिक है या फिर कंडक्टर है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि अगर अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो पोटेंशियल जीरो कहने का मतलब क्या होता है कि जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है, जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इस पे इलेक्ट्रॉन है उतना ही इस पे प्रोटॉन है, तो इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो गया। तो अगर मैं कंडक्टर पे या अगर भी किसी मतलब कि अर्थ पे अगर मैं इस पे चार्ज रखूँ तो चार्ज सारे जगह सरफेस पे ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे जगह सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आसानी से। इसके सरफेस पे सभी जगह चार्जेस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्म, यानी एक समान जैसा। तो इसलिए ये एक प्रकार का कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एक प्रकार का ये कंडक्टर हो जाएगा मेरा अर्थ। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि अर्थ जो होता है एक प्रकार का ये कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अर्थ का जीरो होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 यही दोस्त बोल रहा है कि टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर केप्ट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर सच दैट लाइक चार्जेस आर एन अपोजिट कॉर्नर्स एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन दोस्त यही बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज है। इस पे क्या है? दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज है। कैसे है? अगर इसके कॉर्नर्स पे दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज है जिसका कि चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, चारों का मैग्नीट्यूड जो है दोस्त वो इक्वल है, चारों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। दो पॉजिटिव एंड दो पॉजिटिव है जिसमें कि और दो नेगेटिव है और चारों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। आर कैप्ट ऑन द कॉर्नर, जो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा गया है। मान लिया जाए इसके कॉर्नर से ABCD, तो चारों कॉर्नर्स पे रखा गया है। सच दैट लाइक चार्जेस आर एन अपोजिट कॉर्नर, और जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस कहने का मतलब जो सेम नेचर का चार्ज है वो एक दूसरे के कॉर्नर पर रखा हुआ है, यानी अपोजिट कॉर्नर पर रखा हुआ है। अगर मैं माइनस क्यू ये कॉर्नर पे लेता हूँ तो माइनस क्यू हमको जस्ट अपोजिट इसके कॉर्नर पे लेना पड़ेगा। अगर प्लस क्यू मैं यहाँ लेता हूँ तो प्लस क्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी अपोजिट कॉर्नर पर। तो पूछ रहा है कि एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्क्वायर इज, यानी मिडिल पॉइंट, स्क्वायर के मिडिल पॉइंट पर क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि मिडिल पॉइंट पे, यानी मिडिल पॉइंट पे, स्क्वायर के मिडिल पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू होता है, यहाँ तो कट कूट के सारा कुछ जीरो आ ही जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी मतलब कि सारा एक दूसरे कट करके जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी दोनों जीरो के इक्वल आ जाता है। कौन सा आ जाता है दोस्त? सभी लोग जीरो के इक्वल आ जाते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो के इक्वल यहाँ पे आप लोग का आंसर आ जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि द वोल्ट इज इक्वल टू, यानी वोल्ट किसके इक्वल है? तो वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? वोल्ट बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वोल्ट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। तो W क्या है यहाँ पे? जूल। W का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी चार्ज पर कूलम, यानी चार्ज पर कूलम यहाँ पे आप लोग जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क के ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, तो जूल पर कूलम आप लोग का आंसर आ जाएगा, जूल पर कूलम। यानी इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, यानी बोल रहा है कि एक क्यूब है जिसके कि सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे, और जिसका कि क्यूब का जो साइड है वो ए दिया गया है, ए। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, तो क्यूब का सेंटर पे पोटेंशियल कितना के इक्वल होगा? तो आप लोग जानते होंगे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। कहाँ पे? सेंटर पे हमको पूछा, तो सेंटर पे जो होता है दोस्त, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कितना के इक्वल होता है? पहले ये बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R के इक्वल होता है। R यहाँ पे आ जाता है रेडियस या फिर जो भी डिस्टेंस,
डिस्टेंस कहने का मतलब आर, यहाँ पे डिस्टेंस ये आ जाता है जहाँ से हम लोग को पूछ रहा है, जहाँ से जहाँ तक का हम लोग को पूछ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस यानी आर। तो आप लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 वहाँ पे कॉर्नर है, के का वैल्यू रखिएगा 1/4 आराम से 8 वैल्यू रखते हैं, एक चार्ज की वजह से पहले निकाल दीजिएगा, फिर 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग का जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा दोस्त सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये सब सारा इजी क्वेश्चन है दोस्त, सारा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ, यहाँ पे सारा कुछ सिर्फ आप लोग को वैल्यू वहाँ पे पुट करना और आंसर पाना है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? द नेचर ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो किस बातों पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो किस बातों पे डिपेंड करता है? तो दोस्त आप लोग जानते होंगे वो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्योंकि पैरेलल कैपेसिटर का भी फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल कैपेसिटर का भी फॉर्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी भी होगा, कम होगा तो कम होगा। तो इस तरह से दोस्त आप लोगों को सिर्फ एरिया पे वो डिपेंड करता है, थिकनेस शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 यही बोल रहा है कि इफ एन ड्रॉप्स ईच ऑफ द C कॉलेजेस टू सिंगल ड्रॉप द कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल ड्रॉप इज। तो आप लोग का जो सही आंसर आ जाएगा इसमें से आप लोग का C आंसर करेक्ट हो जाएगा, n⁻⁴ इंटू C, यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस, यानी आप लोग का C ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ये हो जाएगा। ये सब सारा दोस्त फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ये समय उतना है नहीं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के द्वारा किसको हम ब्लॉक कर सकते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को, डीसी को, या फिर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी दोनों को, यानी फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो कैपेसिटर के द्वारा हम किसको ब्लॉक कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका रीजन है, इसका रीजन दोस्त यही है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/ω/c के इक्वल होता है। ओमेगा क्या है यहाँ पे? 1/ω/c। तो ओमेगा को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी, तो 2πf इंटू कैपेसिटेंस, यानी 2πf। एफ यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और f इंटू सी। तो अगर आप लोग जानते होंगे कि यानी यहाँ पे xc का क्या है, ये मतलब क्या हुआ? xc का कहने का मतलब हो गया यानी कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट करंट के लिए यानी डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी अगर 0 के इक्वल होगा दोस्त, तो आप लोग जानते होंगे कि 1/0 होगा। तो 1/0 हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना के इक्वल हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट चला जाएगा। तो अगर दोस्त अगर रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट है तो वहाँ पे करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। डीसी का क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। एसी का थोड़ा मोड़ा फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता, लेकिन कम होता है जितना वैल्यू होता है, लेकिन डीसी का जो होता है वो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो 0 अगर डिनोमिनेटर में रहेगा दोस्त, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस तो आ जाएगा इन्फिनाइट। तो रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्त देखा जाता है कि पैरेलल करंट या फिर कोई भी करंट ये कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ही इन्फिनाइट है। तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है नहीं है, यानी ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर को ब्लॉक कर देता है। ये किस में होता है? ये डीसी में होता है दोस्त, डायरेक्ट करंट में होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। इस तरह से दोस्त आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्लैब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के इसमें से पहचानिए आप ऐसा स्लैब आप लोग को निम्नलिखित में से पहचानना है कि जिसका कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो वो डिक्रीज करे। तो दोस्त आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों जो है वो मेटल है, यानी जिंक भी आप लोग का मेटल है, बी भी आप लोग का कॉपर जो मेटल है, एल्युमिनियम भी आप लोग का ये मेटल है। तो यहाँ पे तीनों मेटल है, तो यहाँ पे डिक्रीज बिक्रीज ये कहीं पे करेगा नहीं। इसका आंसर जो सीधा हो जाएगा वो आप लोग का नन ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि फैराडे इज द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फैराडे किसका एसआई यूनिट है? तो आप लोग जानते होंगे जो फैराडे है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है, यानी कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? यानी ये कंडक्टर के कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है दोस्त वो आप लोग का कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू दोस्त क्यू अपॉन वी के इक्वल आता है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू क्या है? यहाँ पे चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। वोल्ट का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही है। फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन है दोस्त, कुछ चीज ये सब में कुछ भी जान नहीं है आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला रट लेना है और वहाँ पे बोर्ड परीक्षा में 2022 में बिहार बोर्ड में नंबर अचीव करना है, अच्छे नंबर से आप लोग को रिजल्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन से अच्छे नंबर से पास करना है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, यानी कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को रटना है। तो कैपेसिटेंस का पहले आप लोग फॉर्मूला ये फिर याद कीजिए कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी ये मैंने बताया था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT। वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग रख लीजिएगा, W अपन Q से भी निकाल सकते हैं, या फिर वोल्ट का आप लोग को याद भी होगा तो Q अपन वोल्ट का निकाल लीजिएगा, दोनों को जो होगा डिवाइड करके अपना को, यानी आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्त? आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। बी ऑप्शन m टू डी पावर -1 l टू डी पावर -2 t पे पावर 4 i पे स्क्वायर, यानी यहाँ से आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलता है ये क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे फैराडे पर मीटर होता है। क्या होता है? फैराडे पर मीटर होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर्ड, यानी कैपेसिटर में अगर चार्ज हो तो वो एनर्जी स्टोर करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है एनर्जी के रूप में। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो किस बातों पे डिपेंड करता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। ए यहाँ पे क्या है? एरिया है। डी क्या है? दोनों के बीच में दोनों यानी पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन है, यानी डी यहाँ पे दूरी है। पैरेलल प्लेट के बीच में दूरी यानी डिस्टेंस। तो पूछ रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो किस बातों पे डिपेंड करेगा? तो दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, डी पे, क्योंकि डी अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा कैपेसिटर। अगर डी कम हुआ तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर डी अगर कम हुआ तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर डी ज़्यादा हुआ तो आप लोग का कैपेसिटी कम हो जाएगा। डी अगर ज़्यादा तो कैपेसिटी कम। अगर डी अगर लेस देन, मतलब कि डी का वैल्यू अगर कम रहेगा, यानी दोनों के बीच का दूरी अगर कम रहेगा तो कैपेसिटी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप लोग का जो हो जाएगा वो आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आप लोग जानते होंगे ये आप लोग का 50% आंसर आ जाता है, क्योंकि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी इज स्टोर्ड, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी जो बैटरी जो स्टोर रहता है, चार्जिंग का जो बैटरी जो स्टोर रहता है, कितना एनर्जी उसमें स्टोर रहता है? तो आप लोग का 50% स्टोर रहता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड such that the half of its area of a capacitor of capacity C is occupied by it, the new capacity is। तो आप लोग का C अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के इक्वल आता है, यानी C ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। तो आप लोग का क्या हो जाता है? यहाँ से तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है दोस्त? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर चार्ज है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर चार्ज है तो अगर उन दोनों प्लेट को अगर दूर एक दूसरे से खींचा जाए तो उसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो कैपेसिटेंस का यानी कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को मैं पहले ही बताया था। क्या होता है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो सही है ये ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी आर के आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि कैपेसिटेंस का जो आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी आर यहाँ पे क्या है? रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि इफ इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटर इंक्रीज इफ।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कब इंक्रीज करेगा? तो आप लोग जानते होंगे जब इसका एरिया इंक्रीज करेंगे तो इसका कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, यानी आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्योंकि आप लोग फॉर्मूला की क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी। तो एरिया अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी भी। अगर डी कम होगा तो पर भी ये कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन डी यहाँ पे लेस नहीं दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है वो बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज कर दिया है। लेकिन पूछ तो रहा है कि इंक्रीज होगा तब तो वहाँ पे कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग एरिया को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हम लोग को देखना है। तो एरिया अगर प्लेट का इंक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी। क्या होता है फॉर्मूला? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि पुटिंग ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर द कैपेसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इन एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो प्लेट्स का जो कंडेंसर होता है वो भी क्या हो जाता है दोस्त? कैपेसिटी का जो कंडेंसर होता है वो इंक्रीज करता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी तो दोस्त डिक्रीज करेगा ही करेगा, जब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा ही। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 ये बोला कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? वो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के इक्वल होता है, यानी C1 प्लस C2 के फॉर्मूला के इक्वल होता है। यानी डायरेक्ट यही चलता है। पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्ट अर्थ ही होता है, लेकिन जब वो सीरीज में जुड़ा रहता है कैपेसिटर, क्या ये कैपेसिटर तो क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करके चलता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पूछता है तो ये डायरेक्ट चलता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी इस तरह से आप लोग का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त? डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए क्वेश्चन आ ही गया सीरीज वाला। Two capacitors with capacitance C1 and C2 respectively are joined in series. The regions of the capacitor in series is। तो सीरीज में क्या होता है? C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? C इक्विवेलेंट जो होता है 1/C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 को इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से एलसीएम लिया तो C1 और C2 इज इक्वल अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल आ जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से ये करेक्ट हो जाएगा दोस्त? बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। When a number of capacitance are available to obtain the maximum capacitance, they will have to connected in। पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस का जो जब वो नंबर अवेलेबल हो, ऑब्टेन द मैक्सिमम कैपेसिटेंस दे विल हैव द कनेक्टेड इन। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन पैरेलल ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैरेलल ये हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से हम अगले वाले वीडियो में। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्त आप लोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग का स्कोर यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ मैं यहीं पे। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा बोर्ड पे, अगर इसमें से आप लोग को किसी में डाउट रहता है कि भैया ये हमको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बोर्ड पे भी डिस्कस करूंगा। अगर समझ में ये नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं आप लोग को अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन समझा ही पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं अच्छे से तो आप लोग बोर्ड पे हम लोग को कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो आप लोग को मैं बोर्ड पे भी इसके अच्छे से आंसर दूंगा, समझाऊंगा ब्रीफली में। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।